वेलकम टू फार्मा नर्ड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक पर वीडियोस बनाई हैं। जनरल एनेस्थेटिक में आइसोफ्लुरेन, सीवोफ्लुरेन, कीटामीन, प्रोपोफेरॉल, जबकि लोकल एनेस्थेटिक में ब्यूपिविकेन, लिडोकेन के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी और आपका एनेस्थीसिया के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने जो एनसेड्स की सीरीज शुरू की है, इसके अंदर हमने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन की भी वीडियो बनाई है। और आज की वीडियो हमारी पैरासीटामोल पे है। ये एक ऐसा ड्रग है जो हर किसी ने अपनी लाइफ में यूज किया होता है, और इस ड्रग के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप आज से पहले आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल के ये इस एक ड्रग के दो डिफरेंट नेम्स हैं। पैरासीटामोल भी इसे कहते हैं, एसिटामाइनोफिन भी कहते हैं। पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसके 600 से ज़्यादा कम्बिनेशन है। ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट ड्रग समझी जाती है, क्योंकि इसको 2 माह के बच्चे से, ड्रॉप्स की फॉर्म में 2 माह के बच्चे से लेके तो बड़ी उम्र तक के जेनेटिक पेशेंट्स को भी दिया जाता है, एंटीनास उनको लिवर फेलियर या लिवर का इशू ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और हम जानते हैं कि पैरासीटामोल के बारे में हमें क्या क्या और चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके डोजेज फॉर्म के बारे में, इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में, और इसकी जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं पैरासीटामोल के, उसके बारे में हमें क्या क्या और चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। मेरा नाम डॉक्टर तलहा मिराज है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ड्रग का जेनेरिक नेम एसिटामाइनोफिन, जो कि इसे यूनाइटेड स्टेट्स अडोप्टेड नेम, एक एसोसिएशन है अमेरिका की जिसने इसको दिया है। और ये इसका जो जेनेरिक नेम है एसिटामाइनोफिन, ये पैराएसिटाइल अमाइनोफिनोल से निकाला है, जो कि इसका केमिकल नेम भी है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स अडोप्टेड नेम, या जो यूएसपी के अंदर जो अडोप्टेड नेम्स आते हैं वो उसके अंदर इसको एसिटामाइनोफिन कहते हैं, जबकि जो इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स हैं उसके अंदर इसको पैरासीटामोल कहते हैं। ये दोनों ने अपने नेम्स जो है ये पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल से ही डिराइव किए। इसका जो दूसरा, और इसके दो केमिकल नेम्स भी दो है, एक है फॉर एसिटामाइडोफिनोल और दूसरा है पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल। अगर हम पैरा का PARA, जो ये आपके सामने मौजूद है, ये पैरा का इधर अटैच कर दें और एसिड का भी ये इधर अटैच कर दें, और ये AM यहाँ से ले लें, ये अमाइनो का AM ले लें, और OL जो है वो फिनोल का OL ले लें, तो ये पैरासीटामोल बन जाता है। इसी तरह अगर हम एसिटामाइनोफिन की बात करें तो हम इस पैरा को स्किप कर देते हैं और एसिटा यहाँ से ले लेते हैं, और AL को स्किप करके अमाइनो यहाँ से ले लेते हैं, और फिनोल का PHEN हम ले लेते हैं, तो ये एसिटामाइनोफिन बन जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स अडोप्टेड नेम, और ये साथ में पैरासीटामोल जो है ये इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, और जो WHO है वो भी इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स को ही मानता है और उसको ही सपोर्ट करता है। और इसका जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका केमिकल नेम 4-एसिटामाइडोफिनोल है, और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने। मोलिकुलर फार्मूला की बात की जाए तो इसका मोलिकुलर फार्मूला है C8H9NO2। मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो इसका मोलिकुलर वेट है 151.6 ग्राम पर मोल, और इसकी ड्रग कैटेगरी एनाल्जेसिक्स है। इसको एनसेड के अंदर, ये एनसेड तो है लेकिन इसको एनसेड्स के अंदर नहीं डाला जाता, क्योंकि ये ना कोक्स 1 पाथवे को यूज करता है ना कोक्स 2 पाथवे को यूज करता है, ये कोक्स 3 पाथवे को यूज करता है। वो कैसे करता है वो हम आगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसकी फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। इस ड्रग की डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन यूज होने वाला ये ड्रग है, और वर्ल्ड वाइड फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इसको पेन के अंदर समझा जाता है, और इसके इंजेक्शंस के अंदर भी अवेलेबल है, टैबलेट्स में, सिरप्स में, ड्रॉप्स में, एफर्विसेंट टैबलेट्स में, स्पोस्ट्रीज के अंदर अवेलेबल है। यूएसए ने इसको, यूएसए का जो अदारा है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, उसने इसको 1951 के अंदर अप्रूव किया, और ये 600 से ज़्यादा इसकी जो है डिफरेंट
कॉम्बिनेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर पैरासीटामोल और ट्रामाडोल की बात की जाए तो ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर पैरासीटामोल एस्प्रिन और कैफीन की बात की जाए तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। अगर हम पैरासीटामोल और डिक्लोफेनिक की बात की जाए तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। अगर हम पैरासीटामोल और फेनिड्रीन की बात की जाए तो ये चौथा कॉम्बिनेशन है। अगर हम पैरासीटामोल और हाइड्रोकोडोन की बात की जाए तो ये पांचवा कॉम्बिनेशन है। अगर हम पैरासीटामोल और इसी तरह दूसरे ड्रग्स के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, पैरासीटामोल और एस्पिरिन सिंपल हो तो उसके साथ इसका अलग कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह ये मिल मिला के टोटल ओवरऑल द वर्ल्ड जो है मुख्तलिफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये 600 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हैं। और ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट ड्रग और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग समझी जाती है, क्योंकि ये एलर्जी मेडिकेशन, कोल्ड मेडिकेशन, स्लीप मेडिकेशन और पेन रिलीवर और अदर सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन के अंदर कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ की। तो ड्रॉप्स की फॉर्म में ये 60 mg, 80 mg, 100 mg के ड्रॉप्स में भी अवेलेबल होता है। तो ड्रॉपर होता है वो 0.8 ml का नॉर्मली होता है, और ये एक जो 0.8 ml होता है उसके अंदर 60 mg होता है। तो वो फिर उसको इस लिहाज से एडजस्ट किया होता है ड्रॉपर को, जो इसके ड्रॉप्स के साथ होता है। सस्पेंशन की बात की जाए तो 120 mg पर 5 ml, 150 mg पर 5 ml, 160 mg पर 5 ml और 250 mg पर 5 ml के साथ के अंदर इसकी सस्पेंशन होती है। साशेज होते हैं 120 mg के और 250 mg के। टैबलेट्स की बात की जाए तो जो इसकी कॉम्बिनेशन के अंदर ड्रग्स आती हैं जैसे ट्रामाडोल है या ट्रामाडोल और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, तो ये 325 mg की या 325 mg की कॉम्बिनेशन में आती है। और अगर हम सिंगल की बात करें तो इसकी जो ड्रग होती है वो 500 mg की कॉम्बिनेशन में आती है। इंजेक्शंस में दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो ये 300 mg बाय 2 ml इंट्रामस्कुलर में आता है, और 1 ग्राम बाय 100 ml IV इन्फ्यूजन वाइल के अंदर ही आता है। स्पोस्टीज में 80 mg, 120 mg, 150 mg, 250 mg, 300 mg, 500 mg और 650 mg के अंदर इसकी वो सपोस्टीज होती है। एसिटामाइनोफिन जो है वो, अब हम बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजी की, जैसे मैंने आपको कहा था तो मैं आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजी की। तो एसिटामाइनोफिन बुनियादी तौर पे पैरामाइनोफिनोल डेरिवेटिव है जो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी रखता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमें नहीं पता, लेकिन ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो एसिटामाइनोफिन है ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके पाथवे को इंटरमीडिएट करता है, और ये जो न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं, NDMA रिसेप्टर्स और सब्सटेंस पी के रिसेप्टर्स, उनके अंदर मैनिपुलेशन की वजह से ये जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है पेन का, फॉर इंस्टेंस अगर कोई पेशेंट है उसको 60 यूनिट पे पेन हो रही है, लेकिन अगर उसको पैरासीटामोल दी जाएगी तो उसको 60 यूनिट की बजाय 80 यूनिट पे या 90 यूनिट पे पेन होगी। तो इस तरह से उसकी जो पेन का जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो कम हो जाता है। इस तरह से ये पैरासीटामोल एक्ट करती है। और जो इसकी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ये इसका इफेक्ट होता है। और ये जो इसकी हीट रेगुलेशन है वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस के थ्रू रेगुलेट होती है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो इफेक्ट होता है ये इसकी एंटीरियर हाइपोथैलेमस के थ्रू उसकी वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस उसकी हीट रेगुलेटिंग के अंदर हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस एंटीपायरेसिस, और जो इसका पेन का है वो है मे वर्क पेरिफेरली टू ब्लॉक पेन इंपल्स जनरेशन, may also inhibit prostaglandin synthesis in CNS। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसकी 88% ओरल एब्जॉर्प्शन है, और इसकी जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 90 मिनट्स में पहुंच जाती है आफ्टर इंजेक्शन। उसके बाद अगर पीक प्लाज्मा टाइम की बात करें तो वो 10 to 60 मिनट्स पर ओरल, और 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर अगर एक्सटेंडेड रिलीज फॉर ओरल दी जाए, और 6 घंटे उसका पीक प्लाज्मा टाइम होता है अगर हम कन्वेंशनल टैबलेट दें। अगर इमीडिएट टैबलेट दें तो 10 to 60 मिनट्स, अगर हम एक्सटेंडेड रिलीज फॉर ओरल टैबलेट दें तो 1 hour to 2 hour, और अगर हम कन्वेंशनल दें तो 6 घंटे, और अगर हम एक्सटेंडेड रिलीज दें तो 8 घंटे 650 mg वाली टैबलेट। और इसकी जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 2.1 माइक्रोग्राम पर ml है।
और इसकी जो कन्वेंशनल के अंदर होती है 500 mg में, तो वो ये है 2.1 माइक्रोग्राम पर ml। लेकिन जो इसकी एक्सटेंडेड रिलीज में होती है पी पर ओरल 650 mg वाली, उसमें 1.8 माइक्रोग्राम पर ml है, और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो 1 आवर के अंदर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जो पैरासीटामोल है वो बॉडी के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेप्ट फैट सेल्स, और इसकी जो प्रोटीन बॉन्डिंग है वो 10 to 25% तक होती है। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और इसकी जो कॉन्जुगेशन है ग्लाइकोरोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेशन करती है, और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं उसके अंदर एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनाइन इमाइन है, और यही वो वजह है जो पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी करवाता है। ये कैसे टॉक्सिसिटी करवाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका फर्दर जो मेटाबोलाइज होता है वो ग्लूटाथायोन की कॉन्जुगेशन भी होती है, और ये भी प्रोसेस कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको आगे टॉक्सिसिटी के अंदर डिस्कस करूंगा। एक्सक्रीशन की बात की जाए तो यूरिन के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है एसिटामाइनोफिन की, और ये लेस देन 5% जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है फ्री फॉर्म के अंदर, और बाकी जो 95% डोज है वो 90% डोज है वो 24 आवर्स के अंदर एक्सक्रीट हो जाती है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एलिमिनेशन यूरिन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.9 लीटर पर केजी, और क्लियरेंस जो अडल्ट के अंदर है वो 0.27 लीटर पर आर पर केजी, और चिल्ड्रन के अंदर 0.34 लीटर पर आर पर केजी। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ एडोलिसेंट की होती है 1.25 to 3 आवर्स, चाइल्ड के अंदर होती है 2 to 5 आवर्स, और इन्फिनिट्स के अंदर होती है 4 आवर्स, नियोनेट्स के अंदर होती है 7 आवर्स, और अडल्ट के अंदर होती है 2 to 3 आवर्स। एसिटामाइनोफिन की इंडिकेशन जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, पेन और फीवर के लिए यूज होती है, एनाल्जेसिया माइल्ड टू मॉडरेट। हर लेवल के ऊपर ये दिया जाता है, इस प्राइमरी लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल के ऊपर, टर्शरी लेवल के ऊपर, तो हर हॉस्पिटल के अंदर ये यूज होता है। ओवर द काउंटर ड्रग भी है और साथ में प्रिस्क्रिप्शन भी है। अगर इसके अंदर जो नार्कोटिक आइटम ऐड हो जैसे हाइड्रोकोडोन या ट्रामाडोल या कोडीन, तो ये उसके लिए फिर हमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, तो वो प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन ये वैसे भी ओवर द काउंटर भी इसको दी जा सकती है, तो सिंपल पैरासीटामोल चाहिए। और इसका 600 डिफरेंट डोज कॉम्बिनेशन हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, जिसमें मैंने उनकी पहले भी एग्जांपल दी। एस्पिरिन है, एस्पिरिन विद पैरासीटामोल, एस्पिरिन विद पैरासीटामोल एंड कैफीन, एस्पिरिन विद डिक्लोफेनिक सोडियम एंड पैरासीटामोल। इस तरह ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इमीडिएट रिलीज है उसकी रेगुलर स्ट्रेंथ होती है 325 to 650 mg, और ये पर ओरल या पर रेक्टल आफ्टर एवरी 4 आवर्स देते हैं। और इसकी जो टोटल डोज है वो 3250 माइक्रोग्राम मिलीग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और 4 ग्राम से इसकी टोटल डोज, अगर डॉक्टर है तो उसको हम मैक्सिमम, अगर आप यानी खुद यूज कर रहे हैं नोटिस ही, तो ये 3250 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रोफेशनल हेल्थ केयर है तो वो मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे तक यूज कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 1000 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 6 to 8 आवर्स, और इसकी जो टोटल डोज पर डे है वो 3000 mg पर डे है। और ये हेल्थ प्रोफेशनल हो तो वो 4 mg पर 4 ग्राम पर डे तक यूज कर सकता है। एसिटामाइनोफिन की जो मैक्सिमम डोज होती है वो अक्यूमुलेटिव डोज, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वो मेडिसिन किसी स्टेरॉइड के किसी नारकोटिक के साथ भी ले रहा है, जैसे ट्रामाडोल प्लस एसिटामाइनोफिन है, या वो निब्रोल 40 टैबलेट ले रहा है, पैरासीटामोल ले रहा है, तो इस तरह इनकी जो एक्यूमुलेटिव डोज है, टोटल डोज, वो 3.25 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मेडिकल हेल्थ के प्रोफेशनल है तो वो 4 डोज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात वही है जो मैंने पहले भी रिपीट की। और अब बात करते हैं पेडियाट्रिक पेशेंट की, जो छोटे बच्चे होते हैं, और उनकी जो डोजिंग होती है वो वेट बेस्ड डोजिंग होती है, यंग्स फार्मूला होता है। इसके अलावा और डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे
किसी अडल्ट को या जो छोटा बच्चा है पेडियाट्रिक पेशेंट है उसको कैसे देते हैं। एक फार्मूले में हम बच्चे की एज को एज ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय 12 प्लस द एज ऑफ द चाइल्ड इनटू अडल्ट डोज, एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला ये है एज ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय 20 इनटू अडल्ट डोज। तो इस तरह हम ये डिफरेंट फार्मूलाज यूज करके हम बच्चों की जो एज है वो मॉनिटर करते हैं। अब बात करते हैं और साथ में ओरल सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। अगर नियोनेट है बच्चा और वो 28 to 31 वीक ऑफ गेस्टेशन है तो 10 to 15 mg पर kg ओरल डोज दी जाएगी और आफ्टर एवरी 12 आवर्स। और जो इसकी इनिशियल डोज होगी वो 20 mg पर kg होगी और वो टोटल डोज जो है वो 40 mg पर kg पर डे से ज़्यादा नहीं हो सकती 48 आवर्स कंसेक्टिव मैक्सिमम डोज जो होती है वो। और अगर 32 to 37 वीक्स के है तब भी यही चीज़ रिपीट होगी, यानी कि 10 mg to 15 mg पर kg पर डोज और आफ्टर एवरी 8 आवर्स। पहले वाले में हम 12 आवर्स के बाद देंगे लेकिन डोज वही होगी, लेकिन इस बार हम 8 आवर्स के बाद देंगे। और जो इनिशियल डोज होगी वो भी 20 mg पर kg पर ओरल होगी। और इसकी जो डोज होगी इसके अंदर एक चीज़ इंक्रीज होगी, वो ये है कि उसकी जो टोटल डोज है वो 60 mg पर kg पर डे से ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह अगर नियोनेट है जिसकी एज 0 से 9 डेज है तो तब भी इसको 10 mg to 15 mg पर kg डोज होगी और उसकी जो पर ओरल डोज है वो 6 to 8 आर के बाद हम उसको पर ओरल डोज देंगे। और इनिशियल डोज जो है वो इसकी 20 mg पर kg ही होगी और इसकी जो डोज है वो 60 mg पर kg पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम नियोनेट्स की बात करें जिनकी एज 10 to 29 है तो उसकी भी जो डोज होगी वो 10 to 15 mg पर kg ही होगी और वह आफ्टर एवरी 4 to 8 आवर्स हम उसको दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और उसका जो इनिशियल लोडिंग डोज है वो 20 mg पर kg होगी पर ओरल और जो 90 mg पर kg पर डे है उससे ज़्यादा उसकी डोज नहीं हो सकती, एक्यूमुलेटिव डोज जो हम उसकी टोटल डोज की बात करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें इन्फेंट्स की, जिनकी इन्फेंट्स की, तो उस केस के अंदर नियोनेट्स नॉर्मली उन बच्चों को कहा जाता है जिनकी एज 1 day to 28 डेज होती है, या जो 1 मंथ के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्स कहा जाता है, नॉर्मली नियोनेट्स कहा जाता है। और जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी 1 to 3 years की एज को कहा जाता है। तो उस केस के अंदर 10 mg जो इन्फेंट्स हैं उसके एज के अंदर 10 to 15 mg पर kg पर डोज आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स। और हम उसकी जो क्यूमुलेटिव डोज है, जो उसकी डोज है वो हम 75 mg पर kg पर डे से ज़्यादा नहीं रख सकते पर डे, 75 kg पर mg पर डे से ज़्यादा नहीं रख सकते। और अगर हम सिंगल डोज की बात करें तो उसकी सिंगल डोज 15 mg पर kg पर डोज से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसी तरह अगर हम चिल्ड्रन से एडोलेसेंट की बात करें तो 60 kg से अगर किसी बच्चे का वेट कम है तो उसकी जो डोज होगी वो 10 mg to 15 mg पर kg पर डोज होगी पर ओरल आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और अगर उसकी जो टोटल डोज है यानी कि वो पर ओरल वो ये होगी, उसके अलावा उसकी जो टोटल डोज है वो 15 mg पर kg पर डोज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 100 mg पर डोज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम उसको वेट की वाइज बात करें तो उसकी 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से होगी, लेकिन अगर हम उसकी टोटल डोज की बात करें तो वो 1000 mg से पर डोज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर उसकी डोज जो है वो 75 पर kg पर डे है तो उसकी जो टोटल डोज है वो 4000 mg पर डे से कम ही होनी चाहिए। अडल्ट की बात करें आईवी इन्फ्यूजन के केस में तो जैसा कि आपको पहले भी पता है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए होती है। और अगर हम अब बात करते हैं कि अगर इसके साथ कोई ओपियोइड एनाल्जेसिक भी हम देते हैं तो उसका क्या सूरत हाल होगी, उसके एज में क्या होगा। अगर तो उस पेशेंट का वेट 50 kg
से कम है तो 12.5 mg पर kg IV आफ्टर एवरी 4 आवर्स और 15 mg पर kg IV आफ्टर एवरी 6 आवर्स। और इसकी जो टोटल डोज है वो 750 mg पर डोज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक दिन के अंदर हम 3.75 ग्राम पर kg पर डे से ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर किसी पेशेंट की जो वेट है वो 50 kg से ज़्यादा है तो 650 mg IV आफ्टर एवरी 4 आवर्स और 1000 mg IV आफ्टर एवरी 6 आवर्स। और इसकी जो टोटल डोज है वो 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो IV इन्फ्यूजन हम दे रहे हैं ये हम एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम पीरियड के ऊपर देंगे, यानी कि हम इसकी जो पूरी बोतल है उसको ख़त्म करने के लिए, ये जो 100 ml का वाइल है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी ये स्पीड हो कि वो 15 मिनट्स उसको लगे। और इसी तरह अगर हम पेडियाट्रिक पेशेंट्स की बात की करें तो जो IV इन्फ्यूजन है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए उनको 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देते। लेकिन अगर कोई सी बच्चे की उम्र 2 साल से 12 साल के बीच में है तो 12.5 mg पर kg IV आफ्टर एवरी 4 आवर्स और 15 mg पर kg आफ्टर एवरी 6 आवर। और ये टोटल जो डोज है वो 75 mg पर kg पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल से ज़्यादा है या वो 13 साल का है और उसका वेट जो है वो 50 kg से कम है तो उसका जो डोज होगी वो 12.5 mg पर kg IV आफ्टर एवरी 4 आवर्स और 15 mg पर kg होगी आफ्टर एवरी 6 आवर्स। और ये टोटल डोज जो है पर डोज 750 mg पर डोज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 3.75 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 50 kg है या 50 kg से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर इसकी 650 mg IV आफ्टर एवरी 4 आवर्स और 1000 mg IV आफ्टर एवरी 6 आवर्स। और ये टोटल डोज 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम फीवर की बात करें नियोनेट्स के अंदर तो जिनकी प्री मेच्योर बर्थ होती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्री मेच्योर उसके शुरू वाले केस के अंदर तो अगर वो 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन गैप है और उसके अप टू जो 28 डेज ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज है तो उस केस के अंदर इसकी जो बेबी होगा उसकी 12.5 mg पर kg IV डोज पर kg 12.5 mg पर kg IV आफ्टर एवरी 6 आवर्स। और इसकी जो मैक्सिमम डोज दे सकते हैं वो 50 mg पर kg पर डे है और मिनिमम डोज इसकी आफ्टर एवरी 6 इंटरवल होगी। इसी तरह अगर हम इन्फेंट्स की बात करें जो 29 टू 2 इयर्स के हैं तो वो 15 mg पर kg आफ्टर एवरी IV आफ्टर एवरी 6 आवर्स और मैक्सिमम डेली डोज 60 mg पर kg पर डे। और इसकी जो मिनिमम इंटरवल डोज है वो 6 आवर्स होता है। और इसी तरह अगर बच्चे जिनकी एज 2 टू 12 इयर्स है तो उनकी डोज होगी 12.5 mg पर kg IV आफ्टर एवरी 4 आवर्स और 15 mg पर kg आफ्टर IV आफ्टर एवरी 6 आवर्स। और ये टोटल डोज 15 mg पर kg पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम सिंगल डोज जो दी सकती है वो 750 mg तक हो सकती है। इसी तरह अगर हम उन बच्चों की बात करें जाए जिनकी एज 13 इयर्स या ज्यादा है या 13 इयर्स के बराबर है तो 50 kg अगर उनका वेट है तो 12.5 mg पर kg IV आफ्टर एवरी 4 आवर्स और 75 mg पर kg आफ्टर एवरी 75 kg पर mg आफ्टर एवरी 6 आवर IV। और ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए 75 mg पर डोज से और 75 mg पर डोज से। और इसका जो मैक्सिमम डोज पर डे है वो है 3.75 mg पर kg पर डे 3.75 ग्राम पर डे। और इसकी जो मैक्सिमम सिंगल डोज है वो 750 mg होनी चाहिए। और इसी तरह अगर हम 350 अगर 50 kg से ज्यादा है तो 650 mg IV आफ्टर एवरी 4 आवर्स और 1 ग्राम या 1000 IV आफ्टर एवरी 6 आवर्स। और इसकी टोटल डोज 4 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आपके पास 1 ग्राम की डोज है तो आप उसको उसके वाइल के अंदर इंसर्ट करें
और इसकी डिल्यूशन की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको उसको वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहिए या मेडिसिन को एडजस्ट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द वेट बेस, तो आपको इसके लिए एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए और उसके अंदर से आप जो डोज रिमूव करना चाहते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से वाइल करें, हर चीज़ को स्टेरिलाइज रखें प्लास्टिक कंटेनर के अंदर, और डिलीवरी सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्मॉल डोज चाहिए पेशेंट्स के लिए तो आप 60 ml का सिरिंज यूज़ करें और उसमें से आप वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल सकते हैं 60 ml का वॉल्यूम, और उसको सिरिंज 60 ml की सिरिंज को यूज़ करके आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं डोज को आफ्टर एवरी 15 मिनट, ओवर 15 मिनट्स। इसी तरह ये उसकी जो उसकी बच जाए, यानी कि जो उसका पोर्शन वाइल का बच जाए उसको आप डिस्कार्ड कर दें, और लेकिन जो आपने आईवी इन्फ्यूजन देनी है वो आपने 15 मिनट्स के पीरियड पे देनी है। और इसकी डोजिंग कॉन्सेंट्रेशन ये है कि आपने एसिटामाइनोफेन की मैक्सिमम डेली डोज होल सोर्सेज ओटीसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आईवी क्या दिए जा रहे हैं उसको, और उसके अलावा उसको टैबलेट्स फॉर्म में क्या दिया जा रहा है उसको, अगर कोई स्टीरॉइड के साथ स्टीरॉइड क्या तो अगर किसी ओपियाइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन है तो उसको क्या दिया जा रहा है, तो वो 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको भी आपने देखना। अब बात करते हैं जीएफआर की। अगर इसकी ग्रामुलर ये जीएफआर वैल्यू अगर इसकी 50 ml पर मिनट से ज़्यादा है या 50 ml पर मिनट है तो इसके लिए डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 10 to 50 ml पर मिनट है तो तो डोज को हम आफ्टर एवरी 6 आवर्स एडमिनिस्टर करेंगे, और अगर इसकी 10 ml से कम है तो हम इसको आफ्टर एवरी 8 आवर्स करेंगे। और इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी चाहिए होगी अगर इसको इशू कोई होता है तो एडमिनिस्टर इसको आफ्टर एवरी 6 आवर्स करेंगे। इसी तरह अगर हम हिपैटिक इंपेयरमेंट की बात करें तो हमें इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ यूज़ करना चाहिए, और इसकी जो लिमिटेड वैल्यू होती है फॉर शॉर्ट टर्म यूज़ वो 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज सच इसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये इन्फ्यूजन वाइल होती है और उसको हमें किसी दूसरे चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करना पड़ता, इसलिए उसकी कोई कंपैटिबिलिटी का डाटा अवेलेबल नहीं है और डायरेक्ट इन्फ्यूजन होती है। लेकिन अगर हम इसकी इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करी जाए तो एडिटिव का इनकम्पैटिबिलिटी में क्लोप्रोमेमेजीन और डायज़ेपाम आ जाता है। ये वाइसाइड भी है, सिरिंज भी है और एडिटिव भी है। रूम स्टेबिलिटी की बात करें तो 220 to 25 डिग्री पर ये स्टेबल होता है और ये इसी टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी है और सीवियर एक्टिव लिवर डिजीज है। प्रिकॉशंस की बात की जाए तो हमने इसके टोटल डोजेज फॉर्म की ओवरडोज से बचाना है। हर किस्म की डोजेज फॉर्म से ये पहले भी बात मैंने रिपीट की थी क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैं उनको बार बार रिपीट करता हूँ। और डोजेज फॉर्म उसके अलावा इसकी हर टोटल टॉप टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को हमने देखना कहीं ओवरडोज तो नहीं हो रहा। उसके बाद रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर हम इसकी क्रोनिक हाई डोजेस दें। उसके अलावा यूज़ उन पेशेंट्स के अंदर इनको ध्यान से यूज़ करना है जिनको हेपेटिक इंपेयरमेंट का इशू है या जिनको लिवर एक्टिव लिवर डिजीज है। और इसी तरह हम टोटल जो इसकी डोज होगी वो हम 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। जो इसकी क्रोनिक टॉक्सिक डोज है वो 4 ग्राम पर डे है और ये इसकी जो लिवर टॉक्सिसिटी है 3 to 7 डेज के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर हम इसकी एक्यूट टॉक्सिक डोज की बात करें तो इसकी एक्यूट टॉक्सिक डोज 7.5 mg to 10 mg 7.5 ग्राम टू 10 ग्राम एक्यूट है और चिल्ड्रंस के अंदर 150 mg पर kg है और जो छोटे बच्चे होते हैं और जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं जिनकी एज 1 year to 6 years होती है उनके अंदर ये 200 mg पर kg है। लेकिन अगर कुछ 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसमें 150 mg पर kg है। और इसकी जो LD50 है वो 15 ग्राम टू 20 ग्राम इन ह्यूमंस है। अब बात करते हैं कि ये टॉक्सिसिटी कैसे कोज करता है। जब हम यूज करते हैं पैरासीटामोल तो ये लिवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज होती है और इसका जो एक मेटाबोलाइज में इसका एक मेटाबोलाइज है जिसका नाम है N-एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन एमाइन।
ये काफ़ी टॉक्सिक कंपाउंड है जो पैरासिटामोल के मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है। और ये टॉक्सिक कंपाउंड जो है ये ग्लूटाथायोन की को बॉडी में से डिक्रीज कर देता है। और ग्लूटाथायोन को जब ये बॉडी में से डिक्रीज करता है तो उसकी वजह से हमारे लिवर्स जो से है वो उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। इसीलिए हम उसके एज एन एंटीडोट के तौर पे एसिटाइलसिस्टीन को यूज़ करते हैं। और जब एंटीडोट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इस बार भी मैं इसको एसिटाइलसिस्टीन को और इसकी जो डोजेज है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और वो फिर एसिटाइलसिस्टीन जो है वो ग्लूटाथायोन की जो प्रोडक्शन होती है, बॉडी जो अमाउंट चाहिए होती है बॉडी के अंदर, उसको पूरा करने के अंदर हेल्प करता है। और इसी तरह ये लिवर इंजरी से हम बच सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी साइंस के। पहले 24 आवर्स के अंदर तो ऐसा कोई टॉक्सिसिटी साइंस नहीं आता, लेकिन फिर बाद में ट्रैकिकार्डिया, अपर राइट अपर क्वाड्रेंट अब्डोमिनल पेन होती है जहाँ पे लिवर होता है, नोजिया, वोमिटिंग और जॉइंटिस के साइन होते हैं। एंटीडोट की बात करें तो एसिटाइलसिस्टीन इसकी एंटीडोट है और इसकी जो लोडिंग डोज होती है वो 140 mg पर kg होती है। और उसके अलावा 17 डोजेस के अंदर 70 mg पर kg आफ्टर एवरी 4 आवर्स हम देते हैं एसिटाइलसिस्टीन को। और इसकी जो टोटल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होती है वो 72 आवर्स होती है। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है इसकी। और ये प्लेसेंटा के थ्रू ड्रग जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और ब्लड क्लॉट के अंदर भी इसको डिटेक्ट किया जाता है। जो न्यू बोर्न के सीरम्स है उसके अंदर भी डिटेक्ट किया जाता है। यूज ऑफ नॉर्मल डोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी कॉज नहीं करता और स्टिल बर्थ भी कॉज नहीं करता। लेकिन स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन के कुछ केसेस आते हैं अगर इन केस अगर ओवरडोज हो जाती है ड्रग की इफ ट्रीटमेंट डिलेड। और इसी तरह कुछ केसेस के अंदर जो अगर मदर है उसने यूज किया है पैरासीटामोल तो अस्थमा टाइप की जो फीलिंग्स होती हैं, जो अस्थमा की डिजीज होती है वो चिल्ड्रंस को अर्ली चाइल्डहुड के अंदर फील कर नहीं पा सकती है। लेकिन ये एज सच एक सेफ ड्रग है, प्रेगनेंसी कैटेगरी थी। अब बात करते हैं इसकी लैक्टेशन के अंदर। लैक्टेशन के अंदर ये जो ड्रग है ये मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट होता है और इन जनरल ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। लेकिन ये ड्रग तब तक सेफ है अगर इसकी जो रिलेटिव इन्फेंट डोज है वो लेस देन 10 हो। लेकिन अगर उसकी रिलेटिव इन्फेंट डोज 25% से ज्यादा है तो उस केस के अंदर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। रिलेटिव इन्फेंट डोज होती है, एक एस्टिमेट होता है कि जो इन्फेंट ड्रग जो छोटा बच्चा या जो इन्फेंट है उसको ड्रग एक्सपोजर कितना मिल सकता है वाया ब्रेस्ट मिल्क, तो इसको हम रिलेटिव इन्फिनिट डोज कहते हैं। और रिलेटिव इन्फिनिट डोज का फार्मूला है एस्टिमेटेड डेली इन्फिनिट डोज वाया मिल्क mg पर kg पर डे डिवाइडेड बाय इन्फिनिट थेराप्यूटिक डोज mg पर kg पर डे इंटू 100। इसका मतलब ये निकलता है कि जो मिल्क के थ्रू ड्रग रिलीज हुई है वो और जो बच्चे की थेराप्यूटिक डोज है वो, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो उसकी रिलेटिव इन्फिनिट डोज होगी। इंटरेक्शंस की बात करें जाए तो 116 ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन है, 8 मेजर इंटरेक्शन है, 73 मॉडरेट इंटरेक्शन था, 35 माइनर इंटरेक्शन है। और इसके अंदर सोडियम नाइट्राइल के साथ इसका इंटरेक्शन है, प्रिलोकोकेन के साथ इसका इंटरेक्शन है, लीफ्लोनोमाइड के साथ इसका इंटरेक्शन है। और इसके 3 मेजर डिजीज इंटरेक्शंस भी हैं जिसमें अल्कोहलिज्म यानी कि वाइन के अल्कोहल के साथ लिवर डिजीज और पीकेयू जिसे हम फिनाइल कीटोयूरिया भी कहते हैं तो उस केस के अंदर इसका इंटरेक्शन है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो एंजियोडीमा, हाइपर अमोनिया, उसके अलावा गैस्ट्रेशनल हेमोरेज, हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर टॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक स्किन की कंडीशन होती है, डिजीज है। उसके अलावा अगर हम इसके ब्रांड नेम्स की बात की जाए तो पैराडोल इसका मेजर ब्रांड नेम है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। पैराडोल में ड्रॉप्स भी हैं 60 mg के जो कि 20 ml के होते हैं, 60 mg इसमें डोज होती है 20 ml। और उसके अलावा 500 mg की टैबलेट है, सस्पेंशन है 500 mg सस्पेंशन है 160 mg पर 5 ml की। और कैलपोल भी JSK की प्रोडक्ट है, कैलपोल 6+ और कैलपोल पीड्स। सामी के अंदर प्रोवास आ जाती है इंजेक्शन
1 ग्राम पर 100 ml का वाइल, और इसी तरह जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो 300 mg पर 2 ml। ये तमाम डाटा मैंने एफडीए की वेबसाइट से कलेक्ट की, ये तमाम डाटा मैंने इन वेबसाइट से कलेक्ट किया, जिसमें एफडीए है, जिसमें पबकेम है, जिसमें मेडस्केप है, जिसमें drug.com है, फार्मा गाइड कंडीशन 24 और पेज नंबर 1004। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।